पाकिस्तान कनेक्शन पर एसटीएफ की पूछताछ में अतीक अहमद ने कहा कि सच्चा देशभक्त हो, प्रमाण है तो पेश करो। सच्चा देशभक्त हो, प्रमाण है तो पेश करो, यह कहना अतीक अहमद का। हिंदुस्तान में हथियारों की कमी नहीं है, ये कहा है अतीक अहमद ने। अल्लाह का खौफ खाओ, बेटे को दफन हुए एक पहर भी नहीं बीता, फिर भी ऐसे सवाल क्यों किए जा रहे हैं मुझसे। तो बेटे का एनकाउंटर और बेटे को सुपुर्दे खाक किए जाने का हवाला देते हुए खुद से सवालों से बचने की कोशिश अतीक अहमद की। असद गुलाम के हथियारों पर उसने कहा कि लंबे वक्त से जेल में हूं, मुझे जानकारी ही नहीं है कि असद के पास ये हथियार कहां से आए, गुलाम के पास ये हथियार कहां से आए। यानी कि थोड़ी देर पहले कल परसों जो बात उसने कही थी, अब अपनी बातों से पलटता हुआ, मुकरता हुआ भी दिख रहा है अतीक अहमद। यहाँ पैर पकड़ता हूं, बेटे की कब्र पर ले चलो। अतीक अहमद गिड़गिड़ाता हुआ कि पैर पकड़ता हूं, मुझे अपने बेटे के कब्र पर ले चलो। मुझसे बार बार देशद्रोहियों की तरह सवाल क्यों पूछते हो। अतीक अहमद खुद को सच्चा देशभक्त बता रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पूछताछ के दौरान इससे पहले भी कई बार टूटता हुआ अतीक अहमद दिखा और आज भी एसटीएफ के सवालों के सामने उसने इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की है और उसका कहना है कि मेरे बेटे की मौत हुई और उसे सुपुर्दे खाक हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मैं सच्चा देशभक्त हूं। धारा सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। धारा, इस बारे में और बताएं, और क्या क्या खबर आ रही है, कौन कौन से सवाल, किस तरह के जवाब। देखिए, पुलिस रिमांड पर अतीक अहमद को उसके भाई अशरफ को लिया गया है। यूपी एटीएस की टीम आतंकी गतिविधियों को लेकर के दोपहर 1 बजे धूमनगंज कोतवाली पहुंचती है और वहां पे 4 बजे तक माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से पूछताछ किए जाते हैं। बताया जाता है 100 से ज्यादा सवाल माफिया अतीक अहमद से किए गए हैं। वह यूपी एटीएस के सवाल के जवाब में खुद को अपने आप को देशभक्त कहता है और कहता है क्या हिंदुस्तान में हथियारों की कमी है जो वह पाकिस्तान से हथियार मंगाएगा। हालांकि यूपी एटीएस की तरफ से जो सवाल किए जा रहे थे उसका जवाब न दे करके वह अपने बेटे असद के कहीं न कहीं जनाजे में शामिल होने को लेकर के दुख व्यक्त कर रहा था कि मैं इतना अभागा हूं कि मिट्टी तक मुझे नसीब नहीं हुई, मुझ पर रहम करिए और मुझे कब्र पर ले चलिए ताकि मैं अपने बेटे असद की कब्र पे फूल चढ़ा सकूं। हालांकि यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है अतीक अहमद या फिर यहाँ पर माइंड गेम खेलता हुआ दिख रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा था। इससे पहले उसने कहा कि कश्मीरी दहशतगर्दों से ये हथियार लिए गए, पंजाब के रास्ते से ये हथियार आए, तमाम बातें वो कहता रहा और अब कह रहा है कि मैं सच्चा देशभक्त हूं, हथियार कहां से आया मुझे पता ही नहीं। तो माइंड गेम खेल रहा है क्या अतीक अहमद यहाँ? निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो कहीं ना कहीं आज के हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वह प्रशासन, वह जांच एजेंसियां, वह सुरक्षा एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। तो ऐसे में एक तरफ जहां वो अपने गमों की पहाड़ की बात कह रहा है कि मुझ पर बहुत कम है, मेरे बेटे को एनकाउंटर में मार दिया गया है, तो कहीं ना इसके दौरान जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में फिर भी वो सवालों के घेरे में है। उससे जो भी पूछताछ हुई है एटीएस की ओर से उसे कई अहम सुराग मिले हैं पूछताछ के दौरान। माना जा रहा है कि कश्मीर में दहशतगर्दों की ओर से उसे हथियारों की सप्लाई की जा रही थी, जिस मामले में यूपी एटीएस की ओर से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ भी इस मामले में केस दर्ज कराया जा सकता है। ऐसी संभावना प्रबल हो गई है। धारा सिंह, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। तो आगे बढ़ते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश जारी है। खबर यह भी थी कि वो बेटे के जनाजे में जरूर आएगी, लेकिन अचानक क्यों पीछे हट गई शाइस्ता? क्या कारण था कि दूध के कर्ज को उतारने के लिए वो नहीं पहुंची? हालांकि इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो आज किसी भी वक्त शाइस्ता कब्रिस्तान आ सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। $50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार जारी है। पुलिस को उम्मीद थी कि बेटे असद को आखिरी विदाई देने जनाजे में जरूर पहुंचेंगी, लेकिन वो अचानक पीछे हट गईं। इस बीच कई बुर्का नशीन महिलाओं पर नजर रखी गई, 2 हिरासत में भी ली गईं, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। खबर है कि शाइस्ता ने जनाजे में आने का प्लान अचानक बदल दिया।
इसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि किसी तरह से अगर शाइस्ता आती है और अपने बेटे के शव को देखकर वो लिपट कर रोती है तो उसे आसानी से पहचाना जा सकता है और महिला पुलिसकर्मी उसे दबोच लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर क्या वजह थी कि शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में भी शामिल नहीं होने आई? तो इसकी दो बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। एक वजह तो यह है कि पुलिस की अलर्टनेस के बारे में उसे पता चल गया था कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। दूसरा ये भी वजह मानी जा रही है कि उसको पनाह देने वाले और उसके तमाम सलाहकारों ने उसे आने से रोक दिया कि अगर वो आएगी तो उसकी गिरफ्तारी होना तय है। तो इन तमाम डर को देखते हुए शाइस्ता परवीन फिलहाल बेटे की मिट्टी में शामिल नहीं हुई, बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हुई। इधर पुलिस शाइस्ता को पकड़ने के लिए सादे वेश में महिला पुलिसकर्मियों को लगा रखा था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी थी। ड्रोन कैमरे से पूरे जनाजे पर नजर रखी जा रही थी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता भी अपने बेटे का चेहरा देखने से महरूम रह गई। दरअसल शाइस्ता परवीन के जनाजे में शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि बेटे को दूध के कर्ज से मुक्त करने के लिए शाइस्ता परवीन अपने बेटे के जनाजे में जरूर पहुंचेंगी। लेकिन इस बात की भनक जब पुलिस को लगी तो पुलिस की तमाम इंटेलिजेंस यूनिट्स को अलर्ट मोड पर कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में भी तैनात किया गया था और आसपास के जिलों से कुछ मुस्लिम महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया था, जिन्हें बुरके में वहां पर खड़ा कर दिया गया था। शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी को लेकर 2 जिले के बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई है। कौशाम्बी प्रयागराज के सटे इलाकों में छिपे होने की खबर है। यूपी एसटीएफ क्राइम ब्रांच और कौशाम्बी एसओजी ने इलाके की घेराबंदी की है। दूसरी ओर एसटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। प्रयागराज कचहरी से लेकर कौशाम्बी बॉर्डर तक पुलिस की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। अतीक और अशरफ से पूछताछ के बाद हरकत में पुलिस आई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ के साथ ही साथ क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीमें लगातार शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि कौशाम्बी और प्रयागराज के बॉर्डर पर कई गांवों में दबिश दी जा रही है और शाइस्ता परवीन की तलाश भी तेज कर दी गई है। अब देखना यह है कि बेटे के जनाजे में शामिल न होने वाली शाइस्ता परवीन, जो कि 50,000 की इनामी है और मोस्ट वांटेड है, उनको पुलिस लेडी डॉन के रूप में उन्हें कहा जा रहा है और उनको पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। हालांकि जनाजे के दौरान पुलिस ने 2 अनजान महिलाओं को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया। हाँ ठीक है साहब। अच्छा सर, लोग क्यों संदिग्ध कर रहे थे ना? संदिग्ध की बात नहीं है। अब क्षेत्र में चूंकि रह रही हैं, अब उन्होंने सुना कि बच्चे की डेथ हो गई है, इस प्रकार से एनकाउंटर हो गया और देखने के लिए मानवता, अदरवाइज इनका कोई नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि शाइस्ता अपने बेटे की आखिरी विदाई में जरूर आएगी, लेकिन अपने पुलिस की घेराबंदी और गिरफ्तारी के डर से उसने अचानक प्लान बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनकाउंटर में मारा गया माफिया अतीक का बेटा अब सुपुर्दे खाक हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड पर आए माफिया अतीक और अशरफ से पूछताछ जारी है। उधर शूटआउट में शामिल अतीक की पत्नी शाइस्ता की भी तलाश तेज है। पुलिस को उम्मीद थी कि शाइस्ता बेटे के जनाजे में शामिल जरूर होगी, लेकिन वो नहीं आई। दूसरी ओर खबर है कि चाचा अशरफ की धोखेबाजी से असद का एनकाउंटर हुआ। झांसी एनकाउंटर में मारे गए शूटर असद और गुलाम मोहम्मद को प्रयागराज में कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा में असद का शव लाया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि असद के जनाजे में फरार शाइस्ता शामिल हो सकती है, इसीलिए पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। कब्रिस्तान की निगरानी ड्रोन से की जा रही थी। कब्रिस्तान में जाने के लिए रिश्तेदार और करीबी लोगों को ही इजाजत दी गई थी, जिसमें असद के नाना, मामा और मौसा शामिल हुए। सभी लोग अब अंतिम संस्कार के बाद यहां से जा चुके हैं, लेकिन असद के इस अंतिम संस्कार में अतीक अहमद, उनके परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हो सका है। और चूंकि अतीक अहमद पुलिस कस्टडी रिमांड पर है, तो बार बार वो यही कह रहा था कि उसे बेटे का चेहरा देखने दिया जाए। तो आखिरी बार भी अतीक अहमद को अपने बेटे असद का चेहरा नसीब नहीं हुआ। असद के नाना ने कहा कि परिवार के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया पूरी की। अब इस मौके पर
इस गम के मौके पर और हम ज्यादा कुछ ना बोल पाएंगे। अब परिवार के लोग तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आरोपी नहीं हैं। हाँ, हम भी जो है तो परिवार ही के हैं, हम भी परिवार ही के हैं, हमारे जो है तो रिश्ते के हैं। हाँ, पड़ोसी भी हैं, सारे कुछ नहीं। बॉडी हम लेने नहीं गए थे, बॉडी लेने उनके फूफा गए थे। परिवार के लोग और भी शामिल हैं, शामिल हुए हैं। नहीं उनकी कोई बहन नहीं है। पुश्तैनी जो मकान जहाँ पर वहाँ पर आप लोग पहले आए थे चकिया के पास, जो मकान गिरा हुआ है पुश्तैनी मकान वही है। नहीं देखिए, हमने तो पूरी जो है तो कोशिश रखा था, सारे आइटम हमने वहीं रखे थे, नहलाने धुलाने की सारी जो है चीजें हमने वहीं पर मुहैया रखी थी कि हम वहीं पर नहलाएंगे धुलाएंगे। हमने सारे अधिकारियों से भी बताया कि हमको यहीं नहलाना है, सारे सामान भी वहीं पर थे। फिर बाद में जो है तो कहा गया कि नहीं, आपको यहीं नहाना, यहीं सारी सुविधा हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि अशरफ की वादा खिलाफी से असद की जान गई। पुलिस अफसरों से किए वादों से अशरफ मुकर गया था। दरअसल अशरफ ने बरेली से प्रयागराज जाने के दौरान 3 शूटर्स को सौंपने के लिए पुलिस से वादा किया था, लेकिन प्रयागराज से बरेली वापसी करते हुए पुलिस वालों को धमकाता रहा कि किसी भी कीमत पर शूटर्स का पता नहीं बताएगा। पुलिस समझ गई कि अशरफ झांसा दे रहा है। पुलिस को किए वायदे से अशरफ का मुकरना बना असद की मौत की वजह है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल से प्रयागराज जाते समय अशरफ ने एसटीएफ के कुछ अफसरों से वायदा किया था कि वो 3 शूटर्स को एसटीएफ या पुलिस को सौंप देगा, लेकिन 28 मार्च को जब कोर्ट ने उसे उमेश पाल को अगवा करने के मामले में बरी किया तो लौटते वक्त वो अपने किए गए वायदे से मुकर गया। और यही नहीं, प्रिजन वैन में उसने पुलिस कर्मियों को धमकाया भी और ये कहा कि अब मैं किसी भी शूटर्स को एसटीएफ या पुलिस को नहीं सौंपूंगा। इसके बाद ही एसटीएफ ने अपनी जांच में और तेजी लाई और असद और गुलाम को झांसी में एक एनकाउंटर में मार गिराया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अशरफ ने ही असद और गुलाम से कहा था कि अतीक का काफिला लौटते वक्त उस पर हमला किया जाए ताकि उसकी दहशत कायम हो जाए। बहरहाल अशरफ और अतीक पुलिस की रिमांड पर हैं। पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान एक बार फिर अतीक भड़क गया। अतीक ने कहा कि मैं बदनसीब बाप हूँ, कांधा तो दूर मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। बहरहाल माफिया अतीक और अशरफ से पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ में उमेश पाल हत्याकांड के सभी पक्के सबूत मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों के सिक्सर में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।